वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। मेरा नाम है तंजोत सिंह। आज मैं फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके जो कि वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कुछ आने वाले 4-5 दिन में आपका वीएलडब्ल्यू का एग्जाम है और उसके रिलेटेड जो भी डेमोग्राफी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, आर्ट एंड कल्चर, जम्मू एंड कश्मीर और अन्य टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मोर ओवर अगेन मैं आपको हर क्वेश्चन में एक अप्रोच सिखाने वाला हूं कि कैसे एक आंसर तक अप्रोच किया जाता है आपकी कन्फाइंड नॉलेज के साथ। कुछ बच्चों की यह शिकायत थी कि मेरी आवाज बड़ी कम आती है, तो मैं आज कोशिश करूंगा मैं थोड़ा जोर से बोलूं फर्स्ट। मोर ओवर कुछ बच्चे मुझे कॉल करें कि सर सब इंस्पेक्टर का भी जो एग्जाम दिया था उसकी दौड़ हमारी आ गई है और वीएलडब्ल्यू का एग्जाम भी साथ साथ में, हमें समझ नहीं आ रही कि हम कौन सी तैयारी करें, हम दौड़ लगाएं या फिर हम मेहनत करें, हम वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ें। तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे तो 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं दौड़ की, तो वो तो निकाल लेंगे, ठीक, या कुछ ज्यादा टाइम से करें वो निकाल लेंगे। पर जो बच्चे वीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे थे या जिनका फोकस वीएलडब्ल्यू था और उनको लगता है कि अभी हम दौड़ स्टार्ट करते हैं या कुछ दिन पहले दौड़ स्टार्ट की और वो सोचते हैं हो जाएगा, तो ऐसा होने नहीं वाला। बड़ा ही टफ टास्क होता है वो, उसके लिए आपको बड़ी प्रोलॉन्ग्ड मेहनत करनी पड़ती है। तो उस चक्कर में कम से कम वीएलडब्ल्यू का जो ऑप्शन आपके पास है, जो वीएलडब्ल्यू के आपके पास सुनहरा मौका है नौकरी लेने का, ये आप गवाइएगा मत। तो ये जो 4-5 दिन पड़े हैं वीएलडब्ल्यू के एग्जाम के लिए, इसको बिल्कुल कन्फाइंड होकर तैयारी कीजिए। 2 कश्तियों में पैर न रखिए, एक कश्ती में सवार होकर अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। जितना आपने पढ़ा है उसको ढंग से रिवाइज कीजिए, मेरे साथ बने रहिए और हमारी टेस्ट सीरीज के साथ बने रहिए। अपने आप को एनालाइज करिए, रिवाइज करिए, चीज़ों को, अपनी नॉलेज को कन्फाइंड करिए और उसको पेपर में यूज करिए, जो मैं यूज करना आपको आज भी सिखाऊंगा। तो इसलिए अपनी वीएलडब्ल्यू की तैयारी को फोकस में रखिए। अगर आपको लगता है कि आप अभी से या थोड़ी देर पहले से आपने दौड़ना स्टार्ट किया और आपका हो जाएगा, तो वो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, उसके लिए बड़ी प्रोलॉन्ग मेहनत की जरूरत है। तो एटलीस्ट जहां आपकी मेहनत ऑलरेडी हुई है उस नॉलेज को रिवाइज करें अच्छे से और वीएलडब्ल्यू का एग्जाम एटलीस्ट क्लियर कर लें। इसके बाद आपको फिर भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो आप वो प्रैक्टिस कर लेना अगर आप वो चाहते हैं। मेरी आपको सलाह है, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे अपने साथ डील करना चाहते हैं। इट्स जस्ट दैट मैं चाहता हूं कि आपका फोकस कंप्लीटली एक साइड रहे, सो दैट वो तो अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी नौकरी लग जाए। एनी हाउ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, वीएलडब्ल्यू सीरीज का मेरा नेक्स्ट लेक्चर। और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला ही क्वेश्चन है कि वांगला डांस बिलोंग्स टू। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि वांगला डांस कहां से बिलोंग करता है। ठीक है, ये एक बड़ा टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को टफ मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि जब भी आप वांगला डांस के बारे में पढ़ते हैं तो वांगला डांस के आपको 2 ऑप्शन हमेशा सजेस्टिव रहते हैं। एक तो है हमारे पास मेघालय, एक है त्रिपुरा। अब आप कहोगे सर कि मेघालय भी इसका आंसर है, त्रिपुरा भी इसका आंसर है, तो हाँ, दोनों ही इसके आंसर बन सकते हैं। वांगला डांस जो है मेघालय में भी किया जाता है और त्रिपुरा में भी किया जाता है। अब दोनों को करने के लेकिन एस्पेक्ट्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, मेघालय डांस जो है वो, मेघालय में जो वांगला डांस है, मेघालय में आपको पता है फेमस 3 हिल्स है, दैट इज गारो हिल्स, खासी हिल्स और जांटिया हिल्स। ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि जो वांगला डांस है वो बेसिकली गारो हिल्स के लोग परफॉर्म करते हैं। तो अगर पेपर में इस क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन ये बन जाए कि बताओ मेघालय में जो वांगला डांस है उसको कौन सी पर्टिकुलर हिल के लोग परफॉर्म करते हैं, आंसर वुड बी गारो हिल्स। तो याद रखना जो फेमस 3 हिल्स हैं आपके पास मेघालय की, पहले तो आपको ज्योग्राफी में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ जो मेघालय की 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जांटिया, उन्हें लगाओ 1 2 3 करके, या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आंसर वुड बी गारो पहले, खासी उसके बाद जांटिया। याद रखना जो गारो हिल्स है ये फेमस है वांगला डांस के लिए, ये फेमस है वांगला डांस के लिए। और याद रखना जो खासी हिल्स है ये फेमस है बारिश के लिए। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश जो पड़ती है दैट इज मोसिनराम या चिरापुंजी, वो जो जगह है वो खासी हिल्स ही मानी जाती है मेघालय के अंदर। तो क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से खासी हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की सबसे ज्यादा बारिश कहां पड़ती है, खासी हिल्स में पड़ती है। तो खासी हिल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट, दैट इज सबसे ज्यादा बारिश यहां पड़ती है। उसका रीजन ये कि जब खासी हिल्स के अंदर हवा घुसती है तो उसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं बनता। तो वो जैसे ही हवा घुसती है वो घूमती है, वहीं टकराती है, घूमती है, वहीं टकराती है, वहीं बारिश कर देती है। पीछे से हवा आती रहती है और आगे घूमती रहती है, ट्रैप बन जाता है हवा का।
तो जैसे ही हवा का ट्रैप मतलब हवा जब भी चलती है अपने साथ पानी लेके चलती है, मॉइस्चर लेके चलती है, और जैसे ही वो मॉइस्चर किसी चीज से टकराता है, मान लो पहाड़ी से टकराया या किसी रिज से टकराया, तो बारिश हो जाती है। तो वहां पे ऐसा सिनेरियो बनता है कि बार बार हवा पीछे से आती है और एग्जिट का उसे ऑप्शन नहीं मिलता, इसीलिए सारी की सारी बारिश बार बार खासी हिल्स में होती है। मोर ओवर इंडिया में अगर आपको इंडियन मॉनसून का थोड़ा सा सिनेरियो पता हो तो वो ये सिनेरियो है कि इंडिया में जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो यहाँ से होकर यहाँ, जो यहाँ से होकर यहाँ, और इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, वो मॉनसून की वजह से इन हिल्स में बारिश होती है। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है जिसे आप रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हो, उसकी वजह से भी यहाँ पे बारिश होती है। मतलब ये कुछ ऐसे एरियाज है, मान लो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, मान लो हमारा अंडमान है निकोबार, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो लगभग साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी लेते हैं। ये साउथ वेस्ट मानसून से पानी यहाँ से भी जाता है, ये साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी लेते हैं, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसे हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हो उससे भी पानी लेते हैं। तो 2 बार पानी लेने की वजह से भी इनमें ज्यादा पानी पाया जाता है या बारिश पाई जाती है, और पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, दैट इज इन खासी हिल्स। और अब बात करते हैं बेसिकली गारो हिल्स की। गारो हिल्स जो है यहाँ पे वांगला डांस परफॉर्म किया जाता है। वांगला फेस्टिवल अगर आपको पूछ लें उसका आंसर भी यही बनता है, दैट इज ऑल्सो प्रोमिनेंट टू गारो हिल्स। सो वांगला जब भी आपको वर्ड पेपर में आएगा यू विल गो फॉर मेघालय, दैट इज वांगला जो डांस है या वांगला जो फेस्टिवल है ये गारो हिल्स में मनाया जाता है। वांगला फेस्टिवल क्या है, एक सूथिंग फेस्टिवल है, खुशी मनाने वाला फेस्टिवल है। इसमें कलरफुल से ड्रेस पहन के एक फेदर्ड कैप पहनी जाती है सिर पे और डांस परफॉर्म किया जाता है। और ये डांस जब परफॉर्म करते हैं तो ओवल शेप में बड़े बड़े से जो ड्रम्स होते हैं उनको प्ले किया जाता है, और वो कुछ बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो ड्रम्स बजाए जाते हैं, इसलिए इसको फेस्टिवल्स ऑफ 100 ड्रम्स भी कहा जाता है। तो अगर आपको पेपर में वांगला से, देखो वांगला से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं सारे बताने वाला हूँ। इनफैक्ट यहाँ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक अप्रोच पता चले कि एक आंसर को सॉल्व कैसे करना है, उसके आंसर तक कैसे पहुंचना है क्वेश्चन में। मोर ओवर मेरी कोशिश ये भी होती है कि एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊं, सो दैट आपकी नॉलेज थोड़ी सी वाइड हो जाए, या फिर अगर आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है आपको पता है तो वो आपका रिवाइज हो जाए। एनी हाउ कंटिन्यू इन द लेक्चर। सो इसका मतलब अगर आपको पेपर में ये आ जाए कि बताओ फेस्टिवल्स ऑफ 100 ड्रम्स किसे कहते हैं, अगेन द आंसर वुड बी वांगला डांस, एंड और द आंसर वुड बी इट इज परफॉर्म्ड इन मेघालय। तो ये है वांगला डांस की कहानी कि वांगला डांस प्रोमिनेंटली कहाँ किया जाता है, मेघालय में किया जाता है। मेघालय में कहाँ किया जाता है, खासी हिल्स में किया जाता है। अब चलता हूं मैं, मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि इसका आंसर मेघालय भी बनता है, इसका आंसर त्रिपुरा भी बनता है। तो उसका रीजन ये कि त्रिपुरा में संग नकमा त्रिपुरा में संग नकमा जो एक ट्राइब है, इनके जो एल्डर्स हैं ये घर घर में जाके पंपकिन काटते हैं और वर्शिप करते हैं। ये घर घर में जाके मान लो पंपकिन को सैक्रिफाइस करते हैं और वर्शिप करते हैं। अब इस सैक्रिफाइस, इस वर्शिप के बाद लड़कियां डांस परफॉर्म करती हैं त्रिपुरा के अंदर, जिस डांस फॉर्म को भी वांगला कहा जाता है, उसको भी क्या कहा जाता है, वांगला डांस कहा जाता है। और ये वांगला डांस जो त्रिपुरा में हो रहा है ये बिफोर दी वॉर किया जाता है, वॉर में जाने से पहले, या फिर आप कह सकते हो कि एक मार्शल डांस की तरह परफॉर्म किया जाता है। मार्शल डांस क्या होता है, हमारी इंडिया में स्टेट्स में कई जगह मार्शल डांस पाया जाता है। मार्शल डांस का मतलब कि हम डांस करके एग्रेशन से ये दिखाते हैं कि हम लोग मार्शल हैं, या फिर समय आने पे हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, अपने लोगों की रक्षा कर सकते हैं, अपने संगठन की, अपनी ट्राइब की रक्षा कर सकते हैं। इस चीज को व्यक्त करने के लिए मार्शल डांस किए जाते हैं। जैसे थोड़ा मार्शल डांस किया जाता है हिमाचल में, रंगमा करके मार्शल डांस किया जाता है बैम्बू स्टिक से नागालैंड में, या फिर पोरिनी सिवा टांडनम भी एक मार्शल डांस है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले एरियाज में किया जाता है। पोरिनी सिवा टांडनम में क्या होता है, उसकी हिस्ट्री ये कि पुराने समय में जो चालुकास डायनेस्टी के लोग थे वो शिवजी के बड़े भगत थे, और वॉर में जाने से पहले वो लोग एक मार्शल डांस परफॉर्म करते थे
पोरिनी मतलब पुराना, शिव तांडनम, शिवा तांडनम मतलब शिव जो तांडव करते हैं वो गुस्से में करते हैं, इससे पता चलता है वो अपने अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, अपने अंदर जोश पैदा करते हैं वॉर में जाने से पहले। तो वो आज उसकी एक कल्चर, एक संस्कृति बन चुका है तेलंगाना की या आंध्र प्रदेश की, जिसे हम पोरिनी शिवा तांडनम या फिर वहां का वार डांस के नाम से जानते हैं। वैसे ही जो वार डांस है त्रिपुरा का, उसको वांगला कहा जाता है। तो ये दोनों वांगला में आपको मेरे ख्याल से डिफरेंस पता चल गया कि एक वांगला मेघालय में किया जाता है, एक वांगला त्रिपुरा में किया जाता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं कि वांगला किस तरह से कहां पे परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पेपर में आता है कि वांगला डांस कहां बिलोंग करता है और ये दोनों ही ऑप्शन में है, जैसे यहाँ पे मेघालय भी मैंने ऑप्शन में डाला है और त्रिपुरा भी मैंने ऑप्शन में डाला है, देन यू विल गो फॉर मेघालय, यू विल गो फॉर मेघालय। मेघालय का वैसे मेन डांस और भी बड़े डांस है, लाहो डांस हो गया या और छठ सुख मिनसिम और कई सारा डांस है मेघालय के। पर याद रखिएगा कि वांगला डांस जब मेघालय और त्रिपुरा में आपको चूज करना पड़ेगा तो प्रोमिनेंटली यू विल गो फॉर दिस कंसेप्ट कि ये जो वांगला डांस है ये कहाँ आता है, मेघालय में आता है। अगर मेघालय ऑप्शन में नहीं है और मान लो ये ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, जे&के या नन ऑफ द अबव या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन यू विल गो फॉर त्रिपुरा। अगर मेघालय ऑप्शन में नहीं है यू विल गो फॉर त्रिपुरा फॉर वांगला, अगर मेघालय ऑप्शन में है ऑब्वियसली यू विल गो फॉर मेघालय। तो ये है क्वेश्चन हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर में डांस का क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने लाया और मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ आ गई और आई होप मेरी आवाज भी अब साफ या अच्छे से ज्यादा आ रही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोपिन फेस्टिवल। मोपिन फेस्टिवल जो है, ये जो मोपिन फेस्टिवल है, जो त्योहार है मोपिन, ये कहाँ मनाया जाता है इनमें से? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के सारे ही डांस फॉर्म याद करवा दूं। ठीक है, उससे क्या होगा, एटलीस्ट एक दो स्टेट्स, जैसे मैंने वांगला बताया तो आपका मेघालय कवर हो गया, त्रिपुरा कवर हो गया। अब मैं आपका जैसे मैंने लास्ट टाइम नागालैंड बताया था, सारे नागालैंड के डांस फॉर्म बता दिए थे, तो आपका नागालैंड सारा कवर हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के सारे ही बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए ये सीखते हैं। मेरे पास एक ट्रिक है इसका। ठीक, मान लो ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो रिवर बहती है उसका नाम है सियांग रिवर, SIANG। सियांग रिवर हमारी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, मान लो कुछ घर हैं अरुणाचल प्रदेश में या कोई बस्ती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मान लो अरुणाचल प्रदेश में कुछ पेड़ लगे हैं। तो ये ट्रिक इस तरह से है कि सियांग रिवर का पानी अरुणाचल प्रदेश में बहता है, देयरफॉर सियांग फेस्टिवल बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट, जब ये पानी यहां से बहता है तो मेरे घरों में हो के कभी कभी जाता है, इसके उछाल कभी कभी मेरे घरों के हो से जाती है, जिसकी वजह से मेरा घर गीला हो जाता है और मेरी मदर को मॉप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मॉप करना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। तो मॉप से मोपिन अगेन एक फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का। अब अगर मेरी मदर को मॉप करना पड़ रहा है इस पानी की वजह से, ये पानी मेरे घर को गीला कर रहा है, तो मेरे लिए अपनी माँ को वो मॉप करते हुए देखना एक बुरी बात है, मान लो। ठीक है, इसलिए बुरी बात भी क्या है, एक अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। यहाँ पे जो घर होते हैं उनको खासकर मोनपा कहा जाता है, आपको पता ही होगा। इस कल्चर में, जो कल्चर हमारा स्नो बेल्ट पे पड़ता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर पाया जाता है ज्यादा, वहां पे मोनपास होते हैं। तो मैं अपने घरों को यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मोनपा बोलता हूँ। तो मान लो मोनपा बोला है, तो मोनपा फेस्टिवल भी कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पे लोग ट्री को ड्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ड्री फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश से है। और यहाँ आपने अगर कभी गौर किया होगा तो इस एरिया से इंडिया में कोई भी फेमस सिंगर नहीं है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि इस एरिया को म्यूजिक की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा कि द एरिया हैज जीरो नॉलेज ऑफ म्यूजिक, जीरो नॉलेज ऑफ म्यूजिक। सो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक। अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, अब कोई नॉलेज नहीं है म्यूजिक की, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे म्यूजिक का भवाल आए, हम भी लोग म्यूजिक सीखे, तो उसके लिए उन्होंने म्यूजिक का एक फेस्टिवल क्रिएट कर दिया जिसका नाम रख दिया जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक। तो करते करते मैंने आपको सारे ही बता दिए अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स। देखो याद रखना कि सियांग रिवर का पानी आया तो सियांग फेस्टिवल, उस पानी ने मेरे घरों को गीला किया,
तो वो मेरे लिए बुरी बात हुई, मेरी मदर को मॉपिन करना पड़ा। यहाँ पे मोनपा पाए जाते हैं, ट्री को ड्री बोलते हैं, और फेस्टिवल और म्यूजिक की बिल्कुल नॉलेज नहीं है इन लोगों को, तभी इन्होंने एक फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया। तो इसलिए सियांग फेस्टिवल बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश, मोनपा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, बुरी बात फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, मोपिन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश एंड जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक आल्सो बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने आपको सारे ही फेस्टिवल करवा दिए अरुणाचल प्रदेश के, आप कोई भी पेपर में आएगा तो आप कर सकते हैं, यही इसके सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स आपने सीख लिए। वैसे ही केरला के आपको ऑलरेडी नागालैंड के, केरला के, ओडिशा के मैंने शायद लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे फेस्टिवल्स। इस तरह से आप याद रख सकते हो, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कौन कौन से फेस्टिवल्स अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न जोन ऑफ इंडियन रेलवेज। हाँ, अब ये क्वेश्चन हमारा आया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में से। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो चैप्टर है आपका, दैट इज इंडियन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली रेलवेज में से पूछा गया है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आपको नेशनल हाईवेज पढ़ने हैं, आपको पोर्ट्स पढ़ने हैं, आपको रेलवेज पढ़ने हैं और आपको एयरवेज पढ़ने हैं। ये चार चीजें जब आप पढ़ लेते हो तो ये माना जाता है कि इंडिया का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि नॉर्थ वेस्टर्न जोन ऑफ इंडियन रेलवेज कहाँ पे पाई जाती है। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि सारी ही रेलवे जोन्स डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट जिसने पढ़ी उसकी रिवाइज हो जाएगी, जिसको नहीं आती होगी उसको पता चल जाएगा। सो थोड़ी बहुत ही मैं करवा देता हूँ। देखो मोटी मोटी देखो, अगर आप गोल्डन कोऑर्डिनेटर को देखते हैं, इंडिया में गोल्डन कोऑर्डिनेटर को देखते हैं जो 2001 में आया था, जो 2001 में आया था, NHDP के अंदर, जो 1998 में आया था NHDP, NHAI के अंदर जो 1995 में आया था। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन गोल्डन कोऑर्डिनेटर की। इंडिया में गोल्डन कोऑर्डिनेटर पाया जाता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन एरियाज को, इन रीजन्स को गोल्डन कोऑर्डिनेटर क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा कि गोल्डन कोऑर्डिनेटर क्या है, नेशनल हाईवेज का क्या रोल है और कैसे हम इसकी मदद से रेलवे जोन्स को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो रेलवेज की नॉर्थर्न जोन हमारी कहाँ पड़ेगी, वो दिल्ली में पड़ेगी ऑफ कोर्स। ईस्टर्न जोन हमारी कहाँ पड़ेगी, कोलकाता में ऑफ कोर्स। वैसे ही हमारी वेस्टर्न जोन कहाँ पड़ेगी, मुंबई में ऑफ कोर्स, और ये कुछ चेन्नई के पास पड़ेगी। अगर इसी को मैं गोल्डन क्वाड्रेंट में फिट करूं तो ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा हो जाएगा, ऐसे, रुको मैं आपको बताता हूँ। इसी को मैं अगर ऐसे फिट कर दूं गोल्डन क्वाड्रेंट के अंदर तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इसी प्लस को, गोल्डन क्वाड्रेंट को मैंने सीधा कर दिया, सीधा किया तो मेरी रेलवे की जोन्स भी निकल गई। कैसे, साउथ वाली चेन्नई में, नॉर्थ वाली दिल्ली में, ईस्ट वाली कोलकाता में और वेस्ट वाली मुंबई में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है नॉर्थ वेस्टर्न जोन ऑफ इंडियन रेलवेज कहाँ पे है। अब नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब ये वाला एरिया पूछ रहा है। अब ये वाला एरिया नॉर्थ वेस्टर्न जोन के हिसाब से देखा जाए तो अगर ये दिल्ली है, ये मुंबई है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन बचता है या तो गुजरात का या तो राजस्थान का। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो मुझे ये आंसर नहीं आता, वैसे तो मुझे आता है लेकिन मान लो मुझे नहीं आता, मान लो आपको भी नहीं आता, हम क्या कर रहे हैं, हम गोल्डन कोऑर्डिनेटर के कंसेप्ट से या फिर सिंपल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया में लगा के ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी जोन्स का वहां होना पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है। उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर मैं देखूं दिल्ली और मुंबई के बीच में कौन कौन से एरियाज पड़ते हैं, तो एरिया हो सकता है दैट इज गुजरात, दैट इज राजस्थान। अब गुजरात तो ऑप्शन में है ही नहीं है, ठीक है, तो गुजरात कट गया, तो ऑब्वियसली राजस्थान कुड बी माई आंसर। मोर ओवर कर्नाटका तो कोई चांस ही नहीं है, कर्नाटका अगर होगा तो कहीं यहाँ पे होगा, दैट इज साउथ ईस्ट, साउथ वेस्टर्न जोन में। कर्नाटका तो कहीं यहाँ होगा, तो कर्नाटका तो ऑप्शन में है ही नहीं, कट गया। वैसे ही कोलकाता तो हो नहीं सकता, कोलकाता खुद में ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन तो पूछी नहीं है उसने, नॉर्थ वेस्टर्न जोन पूछी है, कोलकाता भी कट गया। जो यूपी है, यूपी ऑब्वियसली दिल्ली के इस साइड है, तो वो कहीं नॉर्थ ईस्ट में शायद जोन अपनी प्रूव करे, वो भी नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर यहाँ कौन सा बन जाता है, राजस्थान बन जाता है। राजस्थान में जबलपुर, टू बी प्रिसाइज, जबलपुर राजस्थान में मेरी नॉर्थ वेस्टर्न जोन ऑफ इंडियन रेलवेज पाई जाती है। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में जब रेलवे जोन्स की बात की जाती है तो बच्चे रट्टा मारना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ 18 जोन्स हैं, इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बताओ सबसे लेटेस्ट जोन कौन सी ऐड हुई है, तो विशाखापट्टनम वुड बी द आंसर। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि
बताओ कितनी जोन्स हैं, तो 18 वुड बी द आंसर। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ कौन सी फलानी जोन कहाँ पे है, तब बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। इसका रट्टा मारने से अच्छा है इसको एनालाइज कीजिए अपने दिमाग में, इंडिया का मैप अपने दिमाग में रखें और एनालाइज करें कि कौन सी जोन की किस डायरेक्शन में होने की संभावना है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी पर्टिकुलर जोन कहाँ पे पाई जाती है। और मोर ओवर आप क्या कर सकते हैं, गोल्डन कोऑर्डिनेटर को यूज करके इस कंसेप्ट में बिठा के ये सारा ऑपरेशन कर सकते हैं पेपर के दौरान 1 मिनट का, जिससे आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा और सटीक ही निकलेगा। तो ये कुछ रेलवे जोन्स है हमारी इंडिया की। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन भी बच्चों को पूछते हैं कि बताओ सबसे ऐसी कौन सी जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रश पाया जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे गोरखपुर, जहाँ सारे के सारे गाजिस मिलते हैं, ब्रॉड गैज, नैरो गैज, जितने भी गॉज हैं हमारे पास, वो कहाँ पे है, आंसर वुड भी जैसे सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से कई क्वेश्चन आपको रेलवे जोन में पूछ सकते हैं। जैसे मान लो सबसे पहली ट्रेन ड्राइवर कौन थी, सुरेखा यादव। ठीक, बताओ कि रेलवे जो बजट है वो जनरल बजट में कब खत्म हुआ था या कब ऐड हुआ था। जैसे 1924 में वो ऐड हुआ था, रेलवे बजट जनरल बजट में अलग हुआ था, और फिर अरुण जेटली जी ने 2016 में उसको रेलवे बजट से अलग, रेलवे बजट को अलग के बावजूद कंज्यूम कर रहे थे, एक ही बजट रखा था इंडिया का। अदरवाइज पहले रेलवे बजट क्या होता था, 2 अलग से बजट आता था उसका। तो ये क्वेश्चन भी आपको उससे बन सकता है। करते 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 आपको छोटे मोटे कई क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेलवेज में ऐसी कौन सी 4 इंपॉर्टेंट रेलवेज हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है, वो भी आप पढ़ सकते हो, वो भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। फिर ये छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको पढ़ के जानिए, पर्टिकुलरली इस टॉपिक को काउंटर करने के लिए, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, पर्टिकुलरली रेलवेज के लिए आपको ये सब चीजें छोटी मोटी पढ़ के नजर से निकाल के ही जानी पड़ेंगी, फिर ही आपको ये आंसर आएंगे। और अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरह से अपने आंसर को अप्रोच कर सकते हो, इसके बाहर इसमें से कुछ भी नहीं आने के चांस है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल वाटरवे 1। जो नेशनल वाटरवे 1 है वो डज नॉट पास थ्रू, जो नेशनल वाटरवे 1 है हमारा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कहां से पास नहीं होता। तो अगर आपको नेशनल वाटरवेज के बारे में मैं बताऊं, अगेन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया। जो नेशनल वाटरवे हैं हमारे, वो बेसिकली जो मेन बड़े बड़े वाटरवे हैं वो 6 ही हैं, दैट इज NW1 से लेके NW6 तक। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछें कि बताओ नेशनल वाटरवे 1 कौन सा है, तो आप ये सोचो, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप ऐसे सोचो कि ऐसी, देखो नेशनल वाटरवे मतलब पानी, एक वाटरवे बन चुका है, पानी में हम अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा इसमें जम्मू कश्मीर से अगर कनेक्ट करके क्वेश्चन बताऊं, तो जो झेलम रिवर है हमारी, वो कुछ 177 किलोमीटर नेविगेबल है। अब नेशनल वाटरवे का मतलब होता क्या है, मान लो ये हमारी झेलम रिवर है, इसके बीच में कुछ पत्थर भी होंगे, कुछ पेड़ भी लगे होंगे, ठीक है ना, इसका कोर्स कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। मान लो ये झेलम रिवर है, एक छोटी सी हिंट बताने लगा हूं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस रिवर को काट के, मतलब यहाँ से एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाते हैं और फिर इसी रिवर में इसको बाद में वापस जोड़ देते हैं। मतलब हमने क्या करवाया, हमने क्या किया, हमने इसके टफ टेरेन को, जो मान लो झेलम रिवर का जम्मू कश्मीर में टफ टेरेन है, उसको क्या किया हमने, उसको यहाँ से ईजी कर दिया, एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाया। अब रूल ये होता है कि जो पानी यहाँ से जा रहा है वो सारा का सारा पानी फिर से मेन रिवर में मर्ज होना चाहिए, अदरवाइज हम इंडस वाटर ट्रीटी को भी बाइकआउट करेंगे, पर वो हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, सारा का सारा पानी जो हम डिविएट करते हैं यहाँ से, वो वापस अल्टीमेटली रिवर में चला जाता है। पर ये जो कैनाल है, जिसको जम्मू कश्मीर में कुल के नाम से जानते हैं, इस कुल की वजह से या इस कैनाल की वजह से होता क्या है, यहाँ पे अब कोई रुकावट नहीं है, ना कोई ज्यादा टर्न्स है, ना पेड़ पौधे बीच में लगे हैं, ना कोई पत्थर है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई चीज रखूंगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी पानी के सहारे, पानी के पोटेंशियल से यहाँ तक पहुंच जाएगी। इसीलिए माना जाता है कि नेशनल वाटरवेज जो होते हैं या वाटरवेज जो होते हैं सबसे इजीएस्ट या चीपेस्ट मोड होते हैं कम्युनिकेशन के या फिर अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने के। ठीक, तो इस तरह से जो है हमने इंडिया में भी नेशनल वाटरवेज को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया। अब ये नेशनल वाटरवे 1 पूछ रहा है, मतलब सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे वही होगा जो इंडिया में सबसे बड़ी रिवर है। तो इसका मतलब अगर मैं तुक्का या अंदाजा लगाऊं तो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है गंगा, तो इसका मतलब कि नेशनल वाटरवे 1 किस पे बना होगा, गंगा पे बना होगा। ऐसा ही है, जो नेशनल वाटरवे हमारा 1 है वो गंगा रिवर पे बना है। और गंगा रिवर का स्ट्रेच सबको पता है कैसे चलती है। गंगा रिवर उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, गंगा को जन्म देते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये अपने अपने ग्लेशियर से, ये उत्तराखंड की स्टोरी है,
उत्तराखंड में सतोपंथ ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर से अलकनंदा और भागीरथी रिवर आती है, ठीक है। ये भागीरथी रिवर जो कि गंगोत्री ग्लेशियर पे है, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर का पानी मान लो पिघला, ये पानी पिघला और इसने जन्म दिया इस रिवर को, किस रिवर को, गंगोत्री रिवर का भागीरथी रिवर को जन्म दिया। वैसे सतोपंथ ग्लेशियर का पानी पिघला और उसने अलकनंदा रिवर को जन्म दिया। ये दोनों देव प्रयाग में मिलके गंगा को जन्म देती है। अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस या फिर अकाउंट असिस्टेंट पंचायत की अगर बात करूं तो उसमें क्वेश्चन आया था कि बताओ भील गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, भील गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो भील गंगा एक मेजर ट्रिब्यूटरी बनती है इकलौती, किसकी, भागीरथी रिवर की, जो गंगोत्री ग्लेशियर्स का पानी जिसमें से होके आगे आ रहा है। वैसे ही कई रिवर्स हैं जो अलकनंदा में भी आपको अलकनंदा में मिलके भी डिफरेंट प्रयाग बनाती हैं। जैसे यहाँ पे पिंडर मिलती है कर्ण प्रयाग में, यहाँ से आती है आपकी मंदाकिनी या फिर काली जो रुद्र प्रयाग में मिलती है। अल्टीमेटली ये इन सब मिलके देव प्रयाग में गंगा को जन्म देते हैं। ये स्टोरी है हमारी थोड़ी सी उत्तराखंड की। फिर ये रिवर आगे उत्तराखंड से यूपी में चली जाती है, यूपी के बाद ये रिवर चली जाती है आपकी बिहार में, और फिर वेस्ट बंगाल से होती होती ये कहाँ चली जाती है, अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल। तो ये कोर्स है हमारा किसका, पूरा गंगा रिवर का। पहले उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर हमारा बिहार और फिर वेस्ट बंगाल, इसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। अब अगर मैंने आपको ये बता दिया कि नेशनल वाटरवे वन जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर पे है, वो रिवर कौन सी है, गंगा। और गंगा का कोर्स भी आपको पता चल गया। थोड़ी सी चीजें आपको सोचनी तो पड़ेंगी ऑफ कोर्स अपने पेपर को पास करने के लिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एटलीस्ट गंगा रिवर को अच्छे से स्टडी किया है, यमुना को, गंगा को, या फिर गोदावरी को, कृष्णा को, कावेरी को, यहाँ से महानदी को, और इस साइड से नर्मदा को, तापी को। ये कुछ रिवर्स है जो आपको अच्छे से पढ़ के जानी, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। एनी हाउ, तो गंगा रिवर का कोर्स मैंने क्या बताया, उत्तराखंड बताया, फिर मैंने आपको यूपी बताया, बिहार बताया, वेस्ट बंगाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर मेरी स्टेट्स हैं जहां से गंगा रिवर बेसिकली पास होती है। हाँ, उसमें ऊपर से भी मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी कहीं आके मिलती हैं, और यमुना जैसी, टॉन्स जैसी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी मिलती हैं, पर जो रिवर का कोर्स है वो मेन ये है। अब इस रिवर के कोर्स से इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा डज नॉट पास थ्रू, तो यहाँ पे मुझे बाय एलिमिनेशन अपना आंसर निकालना है, जो ईजी हो जाता है कि गंगा रिवर यूपी से तो पास हो रही है, बिहार से तो पास हो रही है, वेस्ट बंगाल से तो पास हो रही है। इसका मतलब नेशनल वाटरवे वन जो है वो मध्य प्रदेश से पास नहीं होता। अगर वो मध्य प्रदेश से पास नहीं होता तो यही मेरा आंसर है, क्योंकि उसने यही पूछा है कि बताओ नेशनल वाटरवे वन जो है वो कहाँ से पास नहीं होता। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये पढ़ जाएंगे कि नेशनल वाटरवे जो है वो पहला गंगा पे है, दूसरा ब्रह्मपुत्र पे है, या फिर तीसरा केरला में है, चौथा उड़ीसा वाली साइड है, पांचवा गोइंग खाली वाली साइड है, और छठवां जो है हमारा वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है। इतना तो बच्चे पढ़ के जाते हैं, पर बच्चों को चाहिए कि बच्चे कुछ डीप में एटलीस्ट उसके एक दो स्टेप्स आगे डीप में जाके पढ़ें कि अगर गंगा से कोई चीज़ निकल रही है तो गंगा खुद कौन कौन सी स्टेट से निकलती है। अगर नेशनल वाटरवे 6 जो है मान लो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो वो कौन कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ से वो निकलता है ना। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा डीप जाना चाहिए, क्योंकि जेकेएसएस भी आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। थोड़ा सा वो अंदर घुस के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप वहाँ घबरा जाते हैं, तो गलत कर देते हैं। घबराना नहीं है, अपनी उसी नॉलेज को कन्फाइन करना है, सोचना है थोड़ा सा उसके बारे में, और एक कंसेप्चुअलाइज्ड एक हिंट लगाना है कि हाँ ये रीजन है। हमेशा आपके तुक्के का, अगर आप तुक्का भी पेपर में मारते हैं, मान लो 4 ऑप्शन है और आप 2 में कंफ्यूज हो, फिर आप एक चूज करते हो, उस तुक्के के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि मैं वो तुक्का अगर मार रहा हूँ तो क्यों मार रहा हूँ। अगर वो मुझे लग रहा है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, क्यों हो सकता है, बस ऐसे ही मार्क नहीं करना कि हाँ ये आंसर मुझे लग रहा है मार्क कर दिया, नहीं। सोचना है कि क्या 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 कोई मेरे पास रीजन है जिसकी वजह से ये मेरा आंसर हो सकता है, या फिर उन 2 ऑप्शंस में से मेरा रीजन ज्यादा इस आंसर को सपोर्ट करते हैं या इस आंसर को सपोर्ट करते हैं। इस हिसाब से जब भी आप तुक्का मारना स्टार्ट करोगे, अप्रोच बनाओगे, तो आपका आंसर हमेशा 85% आपका आंसर हमेशा सही तुक्का बजेगा और आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ये चांसेस है। पर अगर आप रैंडम तुक्का मारोगे, हाँ इसका ये लग रहा है, इसका ये लग रहा है, फिर उल्टा आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और आपको बहुत सफर करना पड़ता है। फाइन, anyhow this was all about national waterways। मैंने कोशिश की है कि आपको नेशनल वाटरवेज सारे ही बता दिए मैंने, वैसे 1 से 6 तक। इस तरह से मैंने आपको रेलवे जोन्स भी काफ़ी बता दिए, तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपको कंसेप्ट में कंसेप्चुअलाइज्ड इन्फॉर्मेशन नॉलेज दूंगा, सो दैट ये वीडियो भी सक्सेसफुल हो और आपके काफ़ी काम आए, आपकी रिविजन अच्छे से हो जाए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड एज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का क्वेश्चन, नेशनल हाईवेज का क्वेश्चन आपको पूछा गया। कहता है कि विच नेशनल हाईवेज कॉल्ड एज उत्तर पथ या फिर बादशाही सड़क। मतलब उत्तर पथ और बादशाही सड़क से कौन सा नेशनल हाईवे मशहूर है, या कौन से नेशनल हाईवे को ऐसा कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, फिर से मैं बोलता हूँ, आना चाहिए।
और इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा अभी के अभी। ठीक, मान लो ये मेरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज दिल्ली, दिस इज मुंबई, आई होप दिख रहा है ये साफ। ठीक, दिस इज दिल्ली, दिस इज मुंबई, दिस इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल, दिस इज चेन्नई। मान लो ये मेरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। आपको अगर नेशनल हाईवेज जब भी आप पढ़ते हैं, या अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है, आप नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि लगभग इंडिया में कुछ 566 अप्रोक्सीमेटली नेशनल हाईवेज हैं, और ऑब्वियसली इन सबको पढ़ना, इन सबको याद करना किसी के बस का नहीं है। पर आपको कोई ना कोई हिंट लेके तो पेपर में जाना है ना, कि अगर मुझे कोई नेशनल हाईवे पूछ ही ले तो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे कोई तुक्का भी मारना है नेशनल हाईवे में, तो मैं कैसे तुक्का मारूंगा, किस कंसेप्ट से तुक्का मारूंगा। तो मैं अभी आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ कि कैसे आपने नेशनल हाईवे के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखो, नेशनल हाईवे अगर 1 की बात करूँ, नेशनल हाईवे 1 जो है वो सीधा सीधा क्या करता है, दिल्ली से अटारी चला जाता है। मतलब दिल्ली से होता हुआ, पंजाब से होता हुआ, जो अटारी बॉर्डर है पंजाब में, जिसके आगे पाकिस्तान आ जाता है, वहां पे जो नेशनल हाईवे देखने को मिलता है वो है हमारा नेशनल हाईवे 1। ठीक, फिर नेशनल हाईवे का दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ नेशनल हाईवे अगर, मतलब मैंने बोल दिया नेशनल हाईवे 1 कौन सा है, ये जो दिल्ली से कहां जा रहा है, अटारी बॉर्डर तक, दैट इज इन पंजाब, दिस इज NH1। अगर इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ नेशनल हाईवे 2 कहां है, आंसर वुड बी दिस, दिल्ली से कोलकाता तक। देखो, मैं गोल्डन क्वाड्रेटर की हेल्प से आपके सारे हाईवे सॉल्व कर दूंगा। आई होप दिख रहा है साफ, आई होप मेरी आवाज साफ आ रही है। ठीक है, वैसे ही नेशनल हाईवे 3 कहां पे है, यहाँ पे दिल्ली से मुंबई की तरफ। नेशनल हाईवे 4 कहां पे, यहाँ पे मुंबई से चेन्नई की तरफ। नेशनल हाईवे 5 कहां पे, यहाँ पे। देखा, 3 के साथ 8 जोड़ दो, 5 के साथ 15 जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो 6, यहाँ पे जोड़ दो 7। ये कुछ नेशनल हाईवेज की हिंट है जो आपको मैं देना चाहता था, मैंने दे दी। मतलब 10 से नेशनल हाईवेज तो मैंने यही सॉल्व कर दिए। अब सॉल्व कर दिए, मतलब अगर आपको पूछते हैं, मान लो आपको पूछते हैं कि दिल्ली या फिर हरियाणा से कोई बस चली, हरियाणा से, या हरियाणा से जाने वाली बस, दिल्ली से जाने वाली बस हरियाणा से होते हुए मुंबई तक गई। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, मान लो दिल्ली से चलने वाली बस हरियाणा से होते हुए मुंबई तक गई या थाने तक गई, मुंबई में जगह है थाने। फिर आपको क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ कौन सा हो सकता है, विच इज द पॉसिबल नेशनल हाईवे, आंसर वुड बी 3, आंसर वुड बी 3। तो इस तरह से आप नेशनल हाईवेज को अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 2 नेशनल हाईवेज की क्या है, याद रखना जितने भी नेशनल हाईवेज हैं इंडिया में, याद रखना जितने भी नेशनल हाईवेज हैं इंडिया में, अगर वो नेशनल हाईवेज, अच्छा हाँ इससे पहले मैं ये बता दूं, चलो छोड़ो, जितने भी नेशनल हाईवेज इंडिया में अगर वो नेशनल हाईवेज नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ चल रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो इवन नंबर नेशनल हाईवेज हैं। जैसे नेशनल हाईवे 44, NH44, NH44 इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ओके। और वो कैसे चलता है, नॉर्थ से साउथ। और मैंने बता दी कि नॉर्थ से साउथ वाले सारे के सारे क्या होने वाले, इवन होने वाले। तो यहाँ से भी हिंट मिल सकती है आपको कि बताओ सबसे लंबे नेशनल हाईवे से सबसे छोटे नेशनल हाईवे कौन से हैं। अब नया ये आया कि ये भी काफी लंबा नेशनल हाईवे बन रहा है, और ये अब इंडिया का शायद नंबर 1 नेशनल हाईवे बन गया है, ईस्ट से वेस्ट वाला। उसका आंसर है NH27, जो अब नंबर 1 पे आ गया। शायद रिसेंटली ऐसा हुआ है कि NH27 नंबर 1 बन गया, पहले NH4 नंबर 1 था। ठीक, तो NH27 जो नंबर 1 बना, ये लंबा हाईवे है, नेशनल हाईवे है। अगेन अगर आप देखो तो ये क्या कर रहा है, ये ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट चल रहा है इंडिया में, तभी इसका नंबर क्या है, ऑड नंबर है। नेशनल हाईवेज की ये भी प्रॉब्लम है कि 2010 में नेशनल हाईवेज की रैंकिंग को चेंज कर दिया गया था। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नेशनल हाईवेज की रैंकिंग को चेंज कब किया था, आंसर वुड बी 2010। अब वो चेंज कर दिया था तो उसको पढ़ना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुरानी नंबरिंग और नई नंबरिंग में बड़ा डिफरेंस है। उस जो नई नंबरिंग है उसमें ये कंसेप्ट इजीली फिट हो जाता है कि ऊपर से नीचे, दैट इज नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वुड बी इवन नंबर नेशनल हाईवेज, एंड ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट जितने भी नेशनल हाईवेज वुड बी मोस्ट प्रोबेबली ऑड नंबर नेशनल हाईवेज। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है नेशनल हाईवेज का, जिसकी वजह से देखो नेशनल हाईवे 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, 44 पढ़ लिया, 27 पढ़ लिया, इवन ऑड का पढ़ लिया। तो
इससे आपको मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप कंसेप्चुअली अपने आंसर तक कैसे जा सकते हैं और क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है नेशनल हाईवेज को लेके। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो मेन हमारा क्वेश्चन था, अब वो क्वेश्चन ये है, मुझे मिटाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन है कि बताओ उत्तर पथ या फिर बादशाही सड़क कौन से नेशनल हाईवे को कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से इसी क्वेश्चन को मैं 3-4 तरह से, अगर मैं एग्जामिनर हूं या मैं एग्जामिनर होता तो 4-5 तरह से पूछ सकता है। आप देखिएगा, अब यही मैं आपको फिर से बताता हूँ। मेरा नेशनल हाईवेज के लिए गोल्डन क्वाड्रेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि ऊपर दिल्ली, ठीक है, इस साइड में कोलकाता दैट इज वेस्ट बंगाल, और ऊपर दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, और यहाँ पे दैट इज चेन्नई। ये है मेरा गोल्डन क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटर में जो नेशनल हाईवे 2 है वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। वो अपनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि एक समय में मिडिवल एम्पायर में जब हुमायूं अकबर का दौर चल रहा था, तब शेरशाह सूरी ट्रिपल एस शेरशाह सूरी ये चाहते थे कि अपने एम्पायर को नॉर्थ से ईस्ट तक एक्सटेंड करें। क्या करें? नॉर्थ से ईस्ट तक एक्सटेंड। उस जमाने के हिसाब से बात करूं तो दिल्ली से लेके बेलन वैली तक वो अपना एम्पायर एक्सटेंड करना चाहते थे। वैसे ये नाम आपको पूछेंगे नहीं, ये हिस्ट्री का नाम है, फिर भी आप याद रख लो कि दिल्ली से बेलन वैली तक अपना वो एम्पायर एक्सटेंड करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्थापना की थी बादशाही सड़क की। बादशाही सड़क की, इसी को बाद में उत्तर पथ के नाम से जाना गया। इसी को आज हम ग्रेट ग्रैंड रोड ऑफ इंडिया भी जानते हैं। इसी को जीटी रोड दैट इज ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से भी जाना गया, और कई महान नाम रोड से जुड़ते हुए इस नेशनल हाईवे को दिए गए। इसीलिए शेरशाह सूरी को सड़क ए आजम के नाम से भी जाने लगा, क्योंकि यही वो हिस्टोरिकल रूलर थे जिन्होंने इम्पोर्टेंस समझी एक रोड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कि मैं अपना एम्पायर इस रोड की वजह से दूर तक लेके जा सकता हूँ। क्योंकि एक एम्पायर तभी सस्टेन हो सकता है जब आप उस पे हमला होते हुए उसके बाद या उससे पहले जल्दी पहुंच सकें, आप री इंस्टॉल कर सकें, री इंस्टेट कर सकते हैं अपनी आर्मी। ये कंसेप्ट जो था, इट वाज बेसिकली कंसेप्चुअलाइज्ड बाय शेरशाह सूरी, और इसीलिए शेरशाह सूरी ने ट्राई किया था कि दिल्ली से कोलकाता तक अपनी एक नेशनल हाईवे, मतलब आज के ज़माने का नेशनल हाईवे, उस ज़माने का एक बादशाही सड़क बनाने की कोशिश की गई, जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रेट ग्रैंड रोड ऑफ इंडिया, या फिर उत्तर पथ, बादशाही सड़क के नाम से जानते हैं। और ये देने वाले कौन थे? शेरशाह सूरी। तभी उनको सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं। और जब भी आपको सड़क या रोड के हिसाब से, या रोड में या सड़क में या नेशनल हाईवे में किसी भी राज्य का रूलर का नाम पूछा जाए, खासकर VLW के पेपर में, तो बेहिचक शेरशाह सूरी का नाम टिक कर देना, ऑटोमेटिकली आंसर इनका बन जाता है। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट पूरा का पूरा नेशनल हाईवेज का। फर्स्ट, देन नेशनल हाईवेज को अप्रोच कैसे करना है, आंसर अप्रोच कैसे करना है, इवन ऑड कंसेप्ट, देन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंसेप्ट, देन द कंसेप्ट ऑफ नेशनल हाईवे 2। अब आप गोल्डन क्वाड्रिलेटर में अगर इसको देखें, गोल्डन क्वाड्रिलेटर में जब मैं इसको देखता हूं तो ये क्या लगता है? दिल्ली से कोलकाता तो नेशनल हाईवे 2 जाता है, तो ऑब्वियसली उत्तर पथ या बादशाही सड़क किसको कहेंगे? NH2 को कहेंगे। NH2 को कहेंगे। NH1 मैंने आपको बता दिया, NH4 मैंने आपको बता दिया, NH27 में मैंने आपको बता दिया। ये सारे के सारे नेशनल हाईवेज हमने कवर कर लिए और एक कंसेप्ट बना लिया कि पेपर में अगर नेशनल हाईवेज का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको डेमोग्राफिक्स में से क्वेश्चन आया, दैट इज सेंसस 2011 का क्वेश्चन है कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है इंडिया का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक
एक फर्टाइल पीरियड में एक लड़की या एक औरत अपने फर्टाइल पीरियड में, अपने लाइफ स्पैन के फर्टाइल पीरियड में कितने बच्चे पैदा कर रही है ऑन एन एवरेज। मतलब कि एक लड़की कब तक अपने बच्चे पैदा कर सकती है, फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन ये, जब तक वो अपने बच्चे पैदा कर सकती है उस स्पैन में वो अपने कितने बच्चे पैदा कर रही है। देखो हमारी सरकार के हिसाब से जो फर्टिलिटी लड़कियों की देखी जाती है दैट इज वो ली जाती है 18 से 45 साल की उम्र तक। इसका मतलब सरकार ये मानती है कि ऑन एन एवरेज 18 साल से लड़की एक फर्टाइल हो जाती है, मतलब वो बच्चे पैदा कर सकती है। ठीक, मतलब और ये जो 45 एज मानी गई है ये एक एवरेज एज मानी गई है मेनोपॉज की, मतलब कि इस एज के बाद लड़की बच्चे पैदा नहीं कर सकती। पर ये जो एज है, खासकर 45 जो एज सरकार ने ली है, ये एक एवरेज एज है। हर लड़की में या हर लेडी में ये जो टाइम होता है वो डिफरेंट, किसी की मेनोपॉज 45 एज में, किसी की 50 में, किसी की 55 में, किसी भी टाइम पे हिट कर सकती है। वो वेरी करता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। वैसे ही प्यूबर्टी भी हिट करती है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, क्योंकि इंडिया में ऐसा माना जाता है कि 18 साल एक एलिजिबल एज है, लड़की की एलिजिबल एज है शादी के लिए। उससे पहले तो वो शादी इलीगल हो जाएगी। इसीलिए सरकार ने क्या किया, उस डेट को फर्टाइल नहीं माना जब लड़की के पीरियड स्टार्ट होते हैं, बल्कि उस डेट को फर्टाइल माना जब वो लड़की 18 साल की हो जाती है, जब वो लीगल हो जाती है बच्चे पैदा करने के लिए या फिर शादी करने के लिए, इन शॉर्ट। तो 18 से 45 एज जो है ये करेक्ट नहीं है अपने आप में, पर ये ऑन एन एवरेज सरकार के द्वारा मानी गई फर्टिलिटी रेट की एज है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताओ टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का वो क्या है, या मतलब उसकी एज क्या है। वो आपको कोई भी ऑप्शन मान लो, ऑप्शन है 18 से 45, ऑप्शन है 20 से 50, ऑप्शन है 16 से 56, ऑप्शन है 14 से 60। अपने आप में आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हर लड़की के पीरियड्स स्टार्ट होने का टाइम और मेनोपॉज का टाइम वेरी करता है, वो कभी सेम नहीं होता। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं कंसेप्चुअली इसका आंसर दूं तो मेरे ये सारे आंसर बन जाएंगे, कोई भी गलत नहीं है। पर क्योंकि लड़की की मैरिज एबल एज 18 है तो इसलिए मैंने ये वाला आंसर पकड़ के 45 को टिक करना है। या फिर आप याद ही कर लो कि फर्टाइल एज जो लड़की की मानी जाती है सरकार के द्वारा वो है 18 से लेके 45 साल तक। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया क्या है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको मतलब तोड़ के बताया कि इसका मतलब क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि फर्टिलिटी रेट एक्चुअली इंडिया में है क्या इस टाइम पे। अगर मैं आज की बात करूं दैट इज 2023, तो फर्टिलिटी रेट क्या है। अब रेट का मतलब है, दैट इज रेट का मतलब हमेशा होता है विद टाइम। विद टाइम का मतलब होता है कि उसकी मैरिजेबल एज में या फिर उसके फर्टाइल पीरियड में ऑन एन एवरेज कितने बच्चे वो लड़की पैदा करती है। मान लो मेरी मदर है, उन्होंने 2 बच्चे पैदा किए, मेरी चाची है उन्होंने 3 बच्चे पैदा किए, मेरे अंकल हैं उन्होंने 2 बच्चे पैदा किए हुए हैं, मतलब मेरे जो कजन्स हैं कुछ 2 हैं, कुछ 3 हैं, कुछ 2 हैं, कुछ 3 हैं। तो ऑन एन एवरेज आज की जनरेशन में 2 से 3 या 1 से 2 फर्टिलिटी बड़ी कॉमन है, जबकि पुराने समय में 5 से 6, 6 से 7 भी बड़ा नॉर्मल था। तो आज के हिसाब से 2023 के हिसाब से अगर वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, क्वेश्चन कम्स फ्रॉम डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया, आंसर वुड बी 2.139। अब ये आंसर भी अपने आप में एक मुश्किल है। मुश्किल क्या है, मतलब कि अब वो तो डायरेक्टली पूछ रहा है फर्टिलिटी रेट क्या है, मतलब ऑन एन एवरेज इस एज में एक लड़की अपनी इस एज में कितने बच्चे पैदा कर रही है ऑन एन एवरेज। तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग कैसे हुआ, ये भी एक सोचने वाली बात है। देखो ना, या तो बच्चा 1 पैदा होगा, या तो बच्चे 2 पैदा होंगे, या तो बच्चे 3 पैदा होंगे। ये 2 पॉइंट वाले कौन से बच्चे होंगे, आधा बच्चा थोड़ी ना पैदा हो रहा है। नहीं, अब क्या है 2.139 का मतलब कि 2 बच्चे हो रहे हैं पर 3 भी हो सकते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज इंडिया में इस टाइम फर्टिलिटी रेट क्या है, या तो ऑन एन एवरेज एक माँ को 2 बच्चे, एक फैमिली में 2 बच्चे, या तो ऑन एन एवरेज 3 बच्चे। सो 2 और 3 के बीच में क्या है, ये एवरेज निकाली गई है सरकार के द्वारा। जो आपका आंसर बनता है आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, आंसर इज 2.139। 3.5 का मतलब या 3 बच्चे या 5 बच्चे या 4 बच्चे। 4 का मतलब 4 बच्चे। 1.5 का मतलब या 1 बच्चा या 2 बच्चा ऑन एन एवरेज। इसका मतलब या 3 बच्चे या 4 बच्चे ऑन एन एवरेज। इसका तो 4 लिखा ही हुआ सामने सामने। और इसका या 2 बच्चे या बड़े कम चांस है। 2.1 का मतलब 2 बच्चे तो ऑन एन एवरेज सारे ही पैदा कर रहे हैं, और बड़े कम चांस है। मान लो अगर मेरे पास 100 फैमिलीज हैं, ठीक है, अगर मैं 100 फैमिलीज का डाटा लेता हूँ
तो ऑन एन एवरेज 80 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 2 ही बच्चे हैं आज के समय के हिसाब से, और कुछ 20 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 3 बच्चे हैं, तभी ये रेशियो क्या बनी 2.139। सो 2.139 अपने आप में एक कंसेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। सो ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है इंडिया का। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि फर्टिलिटी रेट होता क्या है, फिर उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि 2.139 का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मतलब क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे आई होप आपको यहाँ से समझ आ गया। फिर अल्टीमेटली आप इसको टिक करोगे, दैट इज द आंसर इज 2.139। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक्स में से क्वेश्चन आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ अगेन डेमोग्राफी का क्वेश्चन आपके पास। कहते हैं कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग यूटीज इन इंडिया कहाँ पे? यूटीज इज इन, हाँ इन इंडिया या फिर इज इन, कहाँ पे एक ही बात है। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है इंडिया में, पहले तो ये बताओ। अब जब भी हम डेमोग्राफी का चैप्टर पढ़ते हैं या डेमोग्राफी का चैप्टर जो बच्चे पढ़ चुके हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो एक बात याद रखना कि कुछ डेमोग्राफी के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको सेंसस 2011 से उठाने हैं, और डायरेक्टली जेकेएसबी वही क्वेश्चन पूछती है कि सेंसस 2011 को याद करके जाओ। जब तक नया सेंसस नहीं आता आपके पास ये एज है, ये पॉजिटिव बात है कि आपको वही पुराना 2011 वाला सेंसस ही बाद में फिर से रिवाइज करना है। अगर नया सेंसस आता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। बड़े कम चांस है कि आपको 2001 के सेंसस के क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक, पर पूछ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको याद करो, पर एटलीस्ट आप 2011 का सेंसस पूरा अच्छे से याद करके जाओ। ठीक, विंग्स में भी हमने अपने बच्चों को याद भी करवाया और नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। सो टू द पॉइंट वो नोट्स हैं। ठीक, एनी हाउ वो एक अलग बात है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग यूटीज की अगर बात करूं, अगर मैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट, मान लो मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, अप्रोच करते। ठीक है, देखो मैं कैसी अप्रोच लगाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि मान लो हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का, ये मुझे पता है क्योंकि ये तो मोटा मोटा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है। ठीक है ना, मान लो यूपी है, बिहार है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पे है, मान लो राजस्थान है, सबसे ज्यादा एरिया है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है, तो केरला उसका आंसर है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, तो केरला उसका आंसर है। ठीक है, तो कुछ मोटा मोटा तो सबको ही पता है। तो एटलीस्ट अगर मुझे इतना पता है कि मान लो मुझे यूटी का नहीं पता जी, यूटी का नहीं मुझे पता, मुझे स्टेट का पता है मोटा मोटा, जो मोटे मोटे बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है जो सबने पढ़ के रखे हुए हैं आज हमारे स्टेट में। जैसे कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट में है, तो आंसर वुड बी, सारे दे देंगे केरला। अब लिटरेसी रेट का मतलब क्या? लिटरेसी का मतलब जो पढ़ सकता है या जो समझ सकता है, जो बोल सकता है। ठीक है, कि लिटरेट बंदा भाई समझ सकता है और पढ़ सकता है। अब मुझे एक आइडिया अगर मैं लगाऊं कि मान लो ये इंडिया है और ये कहीं पे केरला है और ये साथ में लक्षद्वीप जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे टापू हैं लक्षद्वीप के। ठीक, अगर मैं छोटा सा ये कंसेप्ट लगाऊं, दिमाग लगाऊं, जैसे मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, कि अगर केरला के बच्चे मान लो फुटबॉल खेलते होंगे तो किसके साथ खेलते होंगे? लक्षद्वीप के बच्चे के साथ। मतलब अगर ये इंग्लिश में बात करते होंगे तो ये भी इंग्लिश में बात करते होंगे। मतलब अगर ये समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि साथ के स्टेट्स का बड़ा फर्क पड़ता है ना। जैसे मान लो इंडिया में जो पंजाब का रीजन है, मान लो ये JNK है, ठीक है, और ये पंजाब है। अब बेसिकली पंजाब का फोक डांस है भांगड़ा। पंजाब का फोक डांस क्या है? भांगड़ा। लेकिन जम्मू वाले सारे करते हैं, जम्मू के डोगरे भी भांगड़ा कर रहे हैं, जम्मू के सरदार भी भांगड़ा कर रहे हैं, जम्मू के और कम्युनिटीज भी भांगड़ा कर रही हैं, शादियों में नॉर्मली सारे भांगड़ा ही कर रहे हैं। पर चूंकि इसका जो डांस अपना है वो भांगड़ा नहीं है, भांगड़ा तो पंजाब का डांस है। इसका रीजन ये है कि हमारी, मान लो ये हमारी अगर JNK स्टेट है, ये पंजाब स्टेट है, इसके बीच में कोई दीवार तो है नहीं है ना। तो मतलब यहाँ के लोग यहाँ भी जाते होंगे, यहाँ के लोग यहाँ भी जाते होंगे, तो इसलिए कल्चर क्या होता है? हमेशा आसपास की स्टेट्स का कल्चर कॉपी होता है आसपास की स्टेट्स का कल्चर, और फिर वो क्या करते हैं, सब वो कल्चर अपनाते हैं। मतलब मैं अपनी साथ की स्टेट का कल्चर अपनाऊंगा, मेरे साथ की स्टेट उसके साथ की स्टेट का कल्चर अपनाएगी। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, 2 स्टेट साथ में जुड़ी है, मान लो वो सेम खेती भी कर रहे हैं। अब पंजाब भी खेती कर रहा है और नीचे क्या बोलते हैं, साथ में हरियाणा भी खेती कर रहा है ना। तो उनका खेती का कल्चर क्या हुआ? सेम। जब उनका खेती का कल्चर सेम हुआ तो वो बैसाखी मना रहे हैं, वो फाग मना रहे हैं। मतलब वो बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं, और वो फाग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर सेलिब्रेट वो सेम ही चीज कर रहे हैं, बस कभी कभी नाम अलग होते हैं, कभी कभी नाम भी सेम होते हैं। कहने का मतलब कि 2 स्टेट्स जो साथ साथ लगी होती है, उनका कल्चर हमेशा क्या करता है? कॉपी करता है। तो अगर मैं वही कंसेप्ट यहाँ जोड़ूं कि केरला में अगर अच्छी लिटरेसी है और केरला के बच्चे, सबसे पहला ऑप्शन उनके पास
यही आता है, यूटीज में लक्षद्वीप ही आता है, जिनके साथ वो खेल सकते हैं, बात करते होंगे, खेलते होंगे, आइडिया शेयर करते होंगे, या कोई साथ में पढ़ते होंगे। तो ऑब्वियसली अगर केरला का लिटरेसी सबसे अच्छा है तो मैं आंख बंद करके ये बोलूंगा कि अगर यूटी की बात करेंगे तो फिर वो साथ वाले का ज्यादा ऑप्शन लग रहा है मुझे, बहुत का उसका भी जो लिटरेसी रेट होगा बहुत अच्छा होगा। तो ये मेरी अप्रोच थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसलिए इसका आंसर क्या बन गया, दैट इज लक्षद्वीप। जेएंडके का तो कुछ ऐसा है नहीं है सीन, दमन एंड दीव में बहुत बुरी हालत है, और चंडीगढ़ का भी ऐसा सीन नहीं है। सो बेस्ट या फिर हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पाई जाती है, अमंग यूटीज वुड बी लक्षद्वीप एंड अमंग स्टेट्स वुड बी केरला। इस तरह से आपको क्या करना है, कभी कभी सोचना है क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। ये फिर से एक तरीका है एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इज, ये फिर से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, दैट इज वेस्ट सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवेज कौन सी है। अब ये मैं कोशिश करूंगा कि आप मुझे इसका आंसर देना, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। देखो देखो मान लो ये वही मेरा एरिया है, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर इसी को मैं गोल्डन क्वाड्रेंट में फिट करने की कोशिश करूं कहीं ना कहीं, तो ये मेरा दिल्ली वाला रीजन बनता है, ये मेरा कोलकाता वाला रीजन बनता है, ये मेरा चेन्नई वाला रीजन बनता है। ठीक है, और ये मेरा मुंबई वाला रीजन बनता है। ठीक है, ये भी मुझे पता चल गया, रेलवे जोन्स की बात कर रहा हूँ। अब कहता है वेस्ट सेंट्रल जोन कौन सी है। सबसे पहले बताओ वेस्ट कौन सी है, तो मैंने ऑलरेडी बता दी, मुंबई। अब वेस्ट सेंट्रल का मतलब यहाँ कहीं पे जो जोन मेरी रेलवे की है, बताओ वो कौन सी जोन है, वेस्ट सेंट्रल जोन कौन सी है। तो अगर ये मुंबई है तो उसके मतलब मुंबई है मतलब महाराष्ट्र है, ऑब्वियसली मुंबई महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कौन सी स्टेट लगेगी। आप सोचो, एक मिनट के लिए अपने मन में सोचो कि क्या यहाँ पे कर्नाटका लग सकती है। भाई नहीं, कर्नाटका कैसे लगेगी, कर्नाटका तो कहीं यहाँ पे होगी, यहाँ पे। ठीक है ना, अगर मुंबई यहाँ पे है, कर्नाटका नीचे होगी, तो कर्नाटका को मैं काट दूंगा। क्या यहाँ सिकंदराबाद तेलंगाना लग सकती है, तेलंगाना को यहीं पे होगी, यहाँ पे होगा। ठीक है ना, चेन्नई के आगे तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पास, ये भी कैंसिल। ठीक, क्या यहाँ पे मुंबई चर्च गेट लग सकता है, कैसे लगेगा, वो खुद में वेस्टर्न जोन है, जो खुद में वेस्टर्न जोन है वो वेस्ट सेंट्रल जोन कैसे बनेगी। ऑब्वियसली अगर आप इस चार्ट से देखो तब भी यहाँ पे जो मैप में आपको आंसर आएगा, अगर आपने एटलीस्ट इंडिया का पॉलिटिकल मैप अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका आंसर बन जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, एरिया अगर आपको नहीं भी पता वो तो उसने दे दिया जबलपुर। अगर आपको मैप नहीं पढ़ा होगा तो आप एलिमिनेशन से इस आंसर को इजीली अप्रोच कर सकते हो। बस आपको ये चीज़ ड्रॉ करनी है पेपर में और एक हिंट लगानी है कि कर्नाटका तो यहाँ होगा, केरला तो यहाँ होगा, कोलकाता तो यहाँ है, तो वैसे बिहार तो कहीं यहाँ होगा, यूपी तो कहीं यहाँ होना चाहिए, वैसे ही राजस्थान तो कहीं यहाँ होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बचा, मध्य प्रदेश। क्या बचा, मध्य प्रदेश। द आंसर इज देयरफॉर मध्य प्रदेश। एरिया, पर्टिकुलर एरिया इज जबलपुर। ठीक, ये भी इजीली है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेट रिच इन रागी कल्टीवेशन। देखो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो रागी कल्टीवेशन में रिच है। रागी क्या है, रागी एक मिलेट है। आजकल मिलेट्स बड़े जोरों शोरों से न्यूज में है। मिलेट्स हमारी सरकारें, इंडियन गवर्नमेंट, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट, अब वो मिलेट्स को प्रमोट करती हैं। वो कहती हैं कि जो हम आम आटा खाते हैं, या तो हम उस आटे को छोड़ के मिलेट्स को एब्जॉर्ब करें, या तो हम उस आटे में थोड़े से मिलेट्स को मिक्स करें और फिर वो आटा खाएं। रीजन बीइंग जो मिलेट्स हैं उनकी जो एनरिचमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो सबसे पहली बात, मिलेट्स जो है वो ग्लूटेन फ्री है, वो ग्लूटेन फ्री है। और चूंकि आपको पता है कि इंडिया आज कहीं ना कहीं वर्ल्ड में शुगर या फिर डायबिटिक कंट्री बन चुकी है, तो एफर्ट्स किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और छोटे लेवल पे भी कि इस डायबिटिक नेशन जो ये मार्क लग रहा है हमारे सबके, हम डायबिटिक कंट्री बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन गए, इसको कैसे कम किया जाए या सुधारा जाए। तो वो कैसे कम किया जा सकता है, जब हम क्या करेंगे, अपनी शुगर इंटेक को कम करेंगे या फिर ग्लूटेन फ्री खाना खाएंगे। तो ग्लूटेन फ्री जो है ऐसी एक चीपली अवेलेबल, सस्ती, अबंडेंटली अवेलेबल और ग्लूटेन फ्री जो हमारे पास ऑप्शन है जिस क्रॉप का, वो है मिलेट। ये बड़ी जल्दी ब्लड में जाके शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है और इससे बड़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू कॉमन व्हीट।
तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, कि इंडिया क्या करे आने वाले टाइम पे इसको यूज करे और इसकी जो इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड ने समझी है आज। इनफैक्ट यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी 75th मीटिंग में ये बोला था कि 2023 को हम एज अ ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट करेंगे। ये क्वेश्चन भी शायद आपका बन सकता है, अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। क्रॉप से मिलेट्स को लिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ यूनाइटेड नेशंस ने कौन सी कॉन्फ्रेंस में, कौन सी समिट में ये बोला था कि जो मिलेट है वो क्या बनेगा, वो ईयर ऑफ द मिलेट किसको बनाएंगे, 2023 को बनाएंगे, या मिलेट्स की इंपॉर्टेंस कब बाहर आई थी, दैट इज इन 75th ऑफ यूएन मीटिंग। इट वाज आई गेस इन 2021 में ये मीटिंग हुई थी, 75th मीटिंग थी, यूएन के द्वारा करवाई गई थी। इसमें ईयर ऑफ द मिलेट किसको बोला था, 2023 को। ये एक करंट अफेयर से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको मिलेट्स की इंपॉर्टेंस पता चल जाए। मोरओवर मैंने आपको मिलेट्स को यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। अच्छा, मिलेट्स की ये भी खासियत है कि ये एरिड जोन्स या फिर एरिड सॉइल्स या फिर एरिड धरती में भी लग जाती है आराम से। इनकी पानी की क्वांटिटी बड़ी कम चाहिए इनको, और इनको लोअर, ये जो लोअर ग्रास है, छोटी ग्रास होती है एक्चुअली ये, इनको कुछ ज़्यादा अच्छी मतलब ज़्यादा सर्टेन बड़ी प्रोमिनेंट विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए। ये कुछ सेमी एरिड या एरिड जोन्स में भी अगर आप इनको लगाओगे तो अच्छे से खिल विल जाती हैं और अच्छी प्रोडक्शन में आपको हेल्प करती हैं। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि एरिड सॉइल में उग जाती है, इसलिए भी कि ये डायबिटिक कंट्री होने से हमें बचाएगी, इसलिए भी कि ये ग्लूटेन फ्री है, इसलिए भी कि इसकी ब्लड में जाके जल्दी से शुगर बनाने की कैपेसिटी है, और इसीलिए इसको वर्ल्ड ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया, जो आपको यहाँ से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फाइन। अब कहते हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो इसमें रिच है। वैसे तो मिलेट्स में हमारे मध्य प्रदेश हो गया, ये भी रिच है, उसके बाद राजस्थान भी रिच है मिलेट्स में, केरला कुछ हद तक रिच है, और कर्नाटका भी मिलेट्स में रिच है। पर अगर मैं सिर्फ रागी की बात करूं तो रागी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, मेरी कर्नाटका में पाई जाती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, कर्नाटका। अब पंजाब में तो मिलेट्स का कोई है ही नहीं है, पंजाब नंबर 2 पे है वीट में भी, और नंबर 2 में है राइस में भी पूरे इंडिया में। देखो, पंजाब का अपने आप में नंबर 2 में होना, चाहे राइस में चाहे वीट में, बहुत बड़ी बात है। उसका रीजन ये है कि पंजाब के पास नेचुरली उतना पानी नहीं मिलता राइस को सस्टेन करने के लिए, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड में, सॉरी इंडिया में नंबर 2 में हमेशा रहता है राइस की प्रोडक्शन में, बिकॉज वो क्या करता है, इरिगेशन को यूज करता है। तो अभी ये लंबा हो जाएगा, मैंने एक्सप्लेन किया तो इसको ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, रही बात हरियाणा की, इसमें भी मिलेट्स नहीं उगाए जाते। रही बात कर्नाटका की, तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो हमारी रागी कल्टीवेशन है, रागी जो एक क्या है, एक मिलेट है, उसकी कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा एंड रिचली फाउंड इन कर्नाटका। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आपको ये वाला एक कंसेप्ट समझा देता हूँ पंजाब वाला, और ये भी समझा, इसके साथ समझा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कहता है खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर 152 कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी खरीफ क्रॉप है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के। खरीफ क्रॉप ऐसी कौन सी है जो इतना पानी जिसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब रेनफॉल, और जिसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कुछ 32 से 22 है। बताओ इनमें से वो वाली खरीफ क्रॉप कौन सी है। सबसे पहले खरीफ क्रॉप होती क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ क्या है, राबी क्या है, जैद क्या है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो, खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कुछ गर्मियों में लगाई जाती हैं, गर्मियों में लगाते हैं और सर्दियों में उसको सर्दियों से पहले या सर्दियों में उसको काट देते हैं। वैसे खरीफ क्रॉप वो हैं जो उसमें लगाई जाती हैं, सॉरी राबी क्रॉप्स वो हैं जो सर्दियों में लगाई जाती हैं और फिर उनको कुछ कुछ गर्मियों से पहले ही काट देते हैं। बीच में जो 3 महीने आते हैं, मार्च अप्रैल मई, वो ऐसे महीने हैं जहाँ पे हम ज़्यादा क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे वाटरमेलन, पंपकिन, कुकुम्बर, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, हमारी ज़्यादा क्रॉप्स में आती हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि तीनों क्रॉप्स कैसी होती हैं। अब आपको ना मैं एक स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ छोटी सी, कि हर क्रॉप की एक रिक्वायरमेंट है, हर पौधे की, हर पेड़ पौधे की एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी तो जम्मू कश्मीर का जितना भी फ्लोरा है वो भी आपको समझ आ जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ कंसेप्ट सोचना है कि सर ने क्या बताया था। देखो, राइस ऐसी क्रॉप है, राइस ऐसी क्रॉप है जो इंडिया में बड़े स्तर पे उगाई जाती है। पहली बात, इंडिया में लगभग हर स्टेट के लोग राइस को कंज्यूम करते हैं। ठीक है,
कोई इडली सांभर के फॉर्म में कर रहा है, कोई रॉ राइस के फॉर्म में कर रहा है, या कोई उसका उत्पम बना रहा है, या कोई उसका पोहा बना रहा है, अल्टीमेटली जो इंग्रेडिएंट है वो राइस ही है। तो राइस एक बड़े ज़्यादा स्केल में इंडिया में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इंडियंस की रिक्वायरमेंट में राइस सबसे आगे कहीं ना कहीं। अब राइस एक ऐसी क्रॉप है, मान लो अब हम क्या करते हैं कि हम राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। मान लो मैं राइस हूँ, मतलब मैं राइस का पेड़ हूँ, या राइस का बूटा हूँ, या राइस का ग्रास हूँ। तो राइस अपने आप में क्या सोचता है, राइस ऐसा कहता है कि मुझे जब भी तुम लगाओ धरती में तो मुझे खूब सारा पानी चाहिए, खूब सारा पानी, इतना सारा पानी कि वो एक्सीडिंगली हाई पानी होना चाहिए। तो अगर मुझे इतना पानी मिलता है, अगर मैं इतना पानी पी लेता हूँ, तो मुझे फिर खूब सारी धूप चाहिए, खूब सारी धूप, तब जाके मैं एक अच्छा राइस बनूंगा। तो राइस अपने आप में सदियों से इंसानों को या हर प्रजाति को अपना ये मैसेज देता आया, मान लो कि मुझे जब भी तुम लगाओ मुझे बहुत ज्यादा पानी चाहिए, फाइन। और जब मुझे ये सारा पानी मिल जाएगा, ये सारा पानी मैं पी लूंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा पानी पी के, अब मुझे बड़ी ज्यादा धूप चाहिए। अगर तुम ये प्रॉपर्टीज मेरी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी कर दोगे तो मैं एक अच्छा राइस बनूंगा, और फिर अच्छा राइस बन के अच्छी एनर्जी सभी इंसानों को या जो भी इसके कंज्यूम करेंगे उसको दूंगा। तो ये राइस की प्रॉपर्टी है। अब इस राइस की प्रॉपर्टी को इंडिया में साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे फिट किया गया, आइए समझते हैं। मान लो ये इंडिया, ठीक है, मान लो ये इंडिया है, थोड़ा ऐसा बन गया पर समझने के लिए ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। अब हमें या साइंटिस्ट को या जोग्राफर्स को ये पता था कि इंडिया में हर साल साउथ वेस्ट मॉनसून हिट करता है। क्या करता है? साउथ वेस्ट मॉनसून हिट करता है। साउथ वेस्ट मॉनसून पेरू के कोस्ट से होता हुआ पहले ऑस्ट्रेलिया में जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया से टक्कर खा के ट्रेड विंड की डायरेक्शन की वजह से वो साउथ अफ्रीका से टक्कर खाता है, और फिर वहां से मुड़ के वो इंडिया में आता है। ठीक है, ये एल नीनो ला नीनो में आपको समझ आएगी अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका से टक्कर खा के हवाएं जब इंडिया में घुसती हैं उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। चूंकि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, साउथ वेस्ट मॉनसून। अब ये साउथ वेस्ट मॉनसून यहाँ पे पहाड़ियों से ब्लॉक किया जाता है, यहाँ पे नेचुरल पहाड़ियाँ मिलती हैं वेस्टर्न घाट्स की, तो सारी की सारी बारिश यहीं करवाता है, आगे नहीं जा पाता। दैट इज लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था ओरोग्राफिक रेनफॉल, वही कंसेप्ट यहाँ फॉलो होता है। फिर ये साउथ वेस्ट मॉनसून मेरा क्या करता है, लेट मी चेंज द कलर, ये साउथ वेस्ट मॉनसून यहाँ से चलता है, कुछ रास्ता बना के इंडिया में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से कुछ रास्ता बना के इंडिया में ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, और कुछ यहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ श्रीलंका है इसके बीच में से। ठीक, तो साउथ वेस्ट मॉनसून क्या करता है, हमारा जो भी मॉनसून आता है दैट इज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी लेट आ जाता है, डिपेंड करता है क्लाइमेटिक वर्ल्ड क्लाइमेटिक फीचर्स पे थोड़ा सा वो। ठीक है, पर ऑन एन एवरेज ये जुलाई अगस्त सितंबर में दिखता है हमें इंडिया में। मतलब ये मान के चलो कि इंडिया में जून जुलाई अगस्त सितंबर या जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे मौसम हैं या ऐसे मंथ हैं जहाँ पे हमें मॉनसून देखने को मिलता है, बारिशें देखने को मिलती हैं। इंडिया का अगर क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट की बात करूँ तो इंडियन क्लाइमेट में हमें इन 3-4 महीनों में बारिशें देखने को मिलती है। मॉनसून हिट करता है इंडिया में हर साल। हाँ, कभी बहुत ज्यादा हो सकता है, कभी बहुत कम हो सकता है। ऑन एन एवरेज यही 3 महीने हैं जब ये मॉनसून हिट करता है। तो जब हमें ऑलरेडी पता था कि ये वाला मॉनसून इंडिया में जून जुलाई अगस्त या जुलाई अगस्त सितंबर में हिट करता है, हमने इसी कॉन्सेप्ट का फायदा उठाया। किसानों को यही कंसेप्ट समझाया गया या उनको भी पता था बाय साइंटिस्ट और बाय जोग्राफर्स कि क्यों ना हम क्या करें, मई में या जून में ही अपनी राइस को खेतों में लगा दें। उससे होगा क्या, कंसेप्ट समझो आप, राइस का कंसेप्ट क्या है। पहले तो मैंने खुद राइस बन के बताया कि मेरी विशेषता क्या है, भाई मुझे चाहिए क्या। उसके बाद हम ये समझाना चाहता हूँ आपको कि हमने कैसे एक नेचुरल मॉनसून को राइस की प्यास बुझाने के काम में लाया। कैसे?
हमें पता था कि इंडियन मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून हमेशा जून जुलाई अगस्त में हिट कर रहा है, हर बार बारिशें लेके आ रहा है, खूब सारी बारिशें लेके आ रहा है। और राइस की पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली मांग यही थी कि मुझे बारिश चाहिए भाई, खूब बारिश चाहिए। ये दिख रहा है अच्छे से, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि मुझे खूब सारी बारिश चाहिए। तो राइस को क्या कर दी, खूब सारी बारिश दे दी मैंने, ठीक। खूब सारी बारिश जब राइस को मिल गई तो वो कैसे मिली, साउथ वेस्ट मानसून से। मैंने क्या किया, साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आने से पहले मैंने राइस लगा दिया। तो जैसे मैंने राइस लगाया, इस राइस को साउथ वेस्ट मानसून का नेचुरल पानी मिल गया। क्या मिल गया, नेचुरल पानी मिल गया। नेचुरल पानी मतलब मुझे इरिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे पानी का जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ज्यादा पंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे रूफ टॉप इरिगेशन या फिर किसी तरह की इरिगेशन या फिर पानी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ी अपनी इस क्रॉप की प्यास बुझाने के लिए, है ना। मेरे को नेचुरली भगवान की तरफ से या क्लाइमेटोलॉजी में जो साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में हिट करता है उसकी वजह से पानी मिलने वाला था। उससे पहले मैंने क्या कर दिया, अपने राइस को लगा दिया। तो जैसे ही मैंने राइस को लगाया 3 महीने साउथ वेस्ट मानसून ने इसको खूब पानी दिया। अब मुझे पता है इंडिया की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि यहाँ पे सॉर्चिंग हीट पड़ती है, सॉर्चिंग हीट पड़ती है, वो भी अक्टूबर नवंबर वाले टाइम। जो राइस की दूसरी विशेषता थी या डिमांड थी कि मुझे पहले पूरा पानी पीना ढंग से, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे धूप चाहिए, मुझे सनलाइट चाहिए बहुत जबरदस्त वाली, वो भी मिल गई, वो भी मिल गई। और परसिस्टेंटली कुछ ऐसा हुआ कि ये जो दौर था ये इस टेम्परेचर पे रुका रहा, कुछ 22 से 32, मान लो 22 का 24 भी हो सकता है, 32 का 34 भी हो सकता है, 32 का 36 भी हो सकता है, और 22 का 19 या 20 भी हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑन एन एवरेज। तो राइस, अगर खुद में राइस ने क्या मांगा, राइस ने इंसान से ये चीज बोली कि पहले मुझे खूब प्यास मेरी बुझाओ, मुझे पानी पिलाओ, उसके बाद मुझे खूब सी धूप दो, उसके बाद और इस दौरान मेरा टेम्परेचर वहां पे मेंटेन करके रखो, तो मैं एक अच्छा राइस बन के दिखाऊंगा, अच्छा राइस खेलूंगा और सबके पेट में जाके एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। तो इंसान ने या इंडिया के इंसान ने, इंडिया के साइंटिस्ट ने क्या किया, साउथ वेस्ट मानसून को यूज किया, उससे पहले राइस को लगा दिया, कुछ उसने किया ही नहीं, बस राइस लगा दिया, छोड़ दिया, बारिश आई अपने आप तो राइस को पानी मिल गया, फिर अपने आप धूप आई, सॉर्चिंग धूप जिसे अब अक्टूबर हीट के नाम से भी जानते हैं, उसको धूप मिल गई, पानी का पानी मिल गया, धूप की धूप मिल गई, और टेम्परेचर वैसा मेंटेन रहा और राइस अपने आप में उग गया इंडिया में। इसीलिए इंडिया आज वर्ल्ड पे सेकेंड नंबर पे पाई जाती है राइस कल्टीवेशन में आफ्टर चाइना। उसका रीजन ये है कि इरिगेशन के बावजूद इंडिया के पास नेचुरल सोर्स है पानी का, दैट इज मॉनसून, जो हम एग्जैक्टली राइस को पानी, जो बारिश हम एग्जैक्टली उससे पहले हम अपना राइस लगा लेते हैं कि राइस हमारा पूरा प्रॉपरली खिल जाए, तभी आज इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड नंबर राइस कल्टीवेशन में, सेकेंड नंबर जो रैंक है किसका है, इंडिया है। अब इंडिया में चाहे राइस कल्टीवेशन हो चाहे वीट कल्टीवेशन हो, पंजाब नंबर 2 पे। उसका रीजन ये है कि पंजाब को पूरा अच्छा पानी नहीं भी अगर मिलता है, साउथ वेस्ट मानसून वहां जाते जाते वीक पड़ जाता है, तो फिर भी पंजाब क्या करता है, जुगाड़ करता है पानी का, दैट इज इरिगेशन करता है, रूफ टॉप फैसिलिटी इरिगेशन करेगा, या फिर पानी सेव करके रखेगा, या फिर आने वाले टाइम पे जब राइस को पानी चाहिए तो पंप्स के द्वारा वो पानी अपने खेतों में पहुंचाएगा। क्योंकि पंजाब के जो किसान हैं वो स्टार्टिंग से यही काम करते आए हैं, और ये काम उनका एक जो है मतलब पुश्तैनी काम है, तो वो इस काम को छोड़ना भी नहीं चाहते, और इसी से वो अपना जो है पेट पालते हैं या फिर अपने घर चलाते हैं। तो वो इस राइस को कैसे उगाते हैं, इरिगेशन करके। तो ये फर्क है, इंडियन मानसून कैसे दे रहा है राइस की हेल्प करे, और पंजाब कैसे राइस को उगा रहा है। हालांकि वहाँ मानसून जाता है लेकिन थोड़ा वीक जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है वहां जाते जाते। तो पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट यही था, मैंने सोचा बता देता हूँ, अच्छी बात है। इसीलिए तो इस सब बातों से देखो, 150 से 300 सेंटीमीटर का पानी मतलब बहुत पानी चाहिए मुझे, तो बहुत पानी किसने प्रोवाइड कर दिया, मेरे मानसून ने। बहुत धूप मेरी प्रोवाइड कर दी अक्टूबर नंबर वाली शॉर्चिंग हीट ने, तो मेरा राइस क्या बन गया, जो कि मेरी एक खारीफ क्रॉप, मैंने स्टार्टिंग बताया कि खारीफ क्रॉप क्या होती है, तो मेरा राइस क्या हो गया, खिल गया। ठीक, ऐसे ही अगर आप समझो, मतलब आप दिल से समझना चाहो कि क्रॉप की क्या विशेषता है और उस विशेषता के हिसाब से कैसे उसको वो विशेषता, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, तो ये क्रॉप चैप्टर कुछ भी नहीं है, इसको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम अगर थोड़ा अंदाजा भी लगाएंगे कि मान लो वीट है, वीट जो है वो सर्दियों की क्रॉप है, तो ऑब्वियसली जब राइस वगैरह कट रहा होगा या सर्दियां आ रही होंगी उसके बाद तब हम वीट लगा देंगे और आने वाली गर्मियों से पहले उसको काट देंगे, तो वो मेरी बन जाएंगी रबी क्रॉप्स। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सो अ खरीफ क्रॉप दैट इज, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है पानी की, उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन करना है और उसको सॉर्चिंग हीट भी बहुत ज्यादा चाहिए। ऑब्वियसली वो कौन सी हो जाती है, आंसर इज
राइस. सो राइस इज ए खरीफ क्रॉप. फाइन. वैसे वीट क्या है? वीट एक राबी क्रॉप है क्योंकि इसको सर्दियों में लगाया जाता है. वैसे जो मस्टर्ड है वो भी क्या एक वो भी एक राबी क्रॉप है क्योंकि इसको भी क्या करते हैं सर्दियों में लगाया जाता है. वैसे कुकुम्बर क्या है? इट इज़ अ ज़ैद क्रॉप. ठीक है, ये ज़ैद क्रॉप है. ज़ैद क्रॉप का मतलब जो मार्च अप्रैल और मई में लगाई जाती हैं और उसी वक्त कल्टीवेट कर लेती हैं. कुछ लोकल वेजिटेबल्स हमारे जितने भी हैं वो सारे ज़ैद क्रॉप्स का पार्ट हैं. कुकुम्बर पर्टिकुलरली, पम्पकिन पर्टिकुलरली, वाटरमेलन पर्टिकुलरली भी ज़ैद क्रॉप्स का पार्ट है. आपको पता ही है जैसे ही गर्मियाँ या मानसून आता है उससे पहले जो फ्रूट मार्केट में देखने को मिलता है नेचुरली बड़ा ज़्यादा आ जाता है मार्केट में, वाटरमेलन है. तो वहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाटरमेलन मस्ट बी अ ज़ैद क्रॉप क्योंकि वो उसी दौरान उसी महीनों के आसपास हमें मिल रहे हैं. तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको क्रॉप्स का सारा ही कंसेप्ट बताऊं. राइस का सारा कंसेप्ट बता दिया, वीट का बता दिया. वीट में भी इंडिया जो है नंबर 2 में आफ्टर चाइना. ठीक है. सो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरी क्रॉप्स चैप्टर के, जो क्रॉप्स ऑफ इंडिया चैप्टर है. फाइन, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अच्छा, ये एक जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है. मैंने आपको लास्ट रिकॉर्डिंग में भी बताया था कि आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आपको उसके सेक्शंस को रीड करना ही पड़ेगा. वैसे ये क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कि मतलब 5 साल की ड्यूरेशन होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन. जैसे जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पहले 6 साल की हुआ करती थी, अब ये सेंटर के साथ इसको जोड़ दिया गया. जैसे सेंटर चलती वैसे हमारी स्टेट चलेगी, हमारी यूटी चलेगी इनफैक्ट. तो ये कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली जो चलेगी 5 साल के लिए, ये कौन सी सेक्शन में बताया गया? ठीक है, ये सेक्शन में बताया गया 17 सेक्शन में. ठीक है, और 17(1) सेक्शन में ये कहा गया कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जैसे इमरजेंसी अगर लग जाए कहीं पे, तो ये 5 से 6 साल भी हो सकती है. वो सेक्शन 17(1) में ये बात की गई. और 17 में कौन सी बात की गई कि 5 साल जो है ड्यूरेशन रहेगी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की. ठीक है, फिर सीटें कितनी होगी वहाँ पे, वो सेक्शन 10 से पता चलता है. फिर वुमेन जो है नॉमिनेट की जा सकती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, 2 वुमेन हमारे असेंबली में, वो सेक्शन 15 के द्वारा है. और 14 सेक्शन खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर से डील करती है. ये कुछ सेक्शंस है जो डायरेक्टली मुझे याद है, मैंने आपको बता दी. तो लेकिन आपको ये एक बार रीड या फिर कहीं से याद करनी ही पड़ेगी, समझनी ही पड़ेगी. वैसे समझने वाले इसमें कुछ नहीं है, इसमें याद करने वाला ज़्यादा है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which tree is called as king of trees and also called as buni. So king of trees का मतलब है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जम्मू कश्मीर के फ्लोरा में जिसे हम किंग मानते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किसी पेड़ को अगर आप किंग मान रहे हो या किंग ऑफ ट्रीज मान रहे हो तो उसका कोई रीजन तो होना चाहिए. तो उसका रीजन है, एक पेड़ को किंग ऑफ ट्रीज या किंग इसलिए मानते हैं क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, या फिर कैलोरीफिक वैल्यू जिस पेड़ की सबसे ज्यादा होती है उसको किंग ऑफ ट्रीज बोलते हैं. रीजन बीइंग, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब डायरेक्ट मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास 2 बूटे हैं, मान लो एक बूटा ये है, बूटा नंबर 1, बूटा नंबर 2, बूटा मतलब पेड़ नंबर 1, पेड़ नंबर 2. मान लो इस पेड़ की अगर कोई टहनी मुझे मिलती है और उसको मैं जलाता हूँ तो वो कंप्लीटली बर्न नहीं होती और कुछ कोयले या कुछ राख की फॉर्म में मुझे पीछे रेसिड्यू मिलता है. ऑन द अदर हैंड अगर इस पेड़ की टहनी में जलाता हूँ तो ये देर तक जलती रहती है और रेसिड्यू में मुझे कुछ भी नहीं मिलता. मतलब पूरी की पूरी कंबस्ट हो गई, पूरी की पूरी जल गई. इसका मतलब कि कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये है कि कोई पेड़ कंप्लीटली कंबशन कर दे, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए और मुझे देर तक गर्मी भी प्रोवाइड करेगा उस हिसाब से, और उस हिसाब से एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा जलने पे. इसका मतलब वो जो पेड़ है वो एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, और वो जो पेड़ होता है वो लॉन्ग टाइम तक क्या करता है, जलता रहता है, हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो ये है आंसर्स हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू किसे बोलते हैं. और कैलोरीफिक वैल्यू ही रीजन है एक पेड़ का जिसकी वजह से किंग ऑफ ट्रीज माना जाता है. अब जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कौन से ट्री की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है इन शॉर्ट, कि ऐसा कौन सा पेड़ है जम्मू कश्मीर में जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, तभी उसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ ट्रीज. इसी ट्री को पहले तो आपको आंसर बताया, तो इसका सीधा सीधा आंसर है चिनार का बूटा, चिनार ट्री. ठीक है, इसका आंसर चिनार है. पेपर में चिनार रहेगा तो चिनार ट्रिक करेंगे. अब आपके पास पंगा ये है कि इसके चिनार छोड़ के इसका साइंटिफिक नेम पूछा हुआ है. तो ऑब्वियसली प्लांटेनस ओरिएंटलिस चिनार का साइंटिफिक नेम है. तो मेरा ऑप्शन आंसर क्या बन गया, दैट इज ऑप्शन ए विच इज प्लांटेनस ओरिएंटलिस. ठीक है, सेड्रस देवदारा
मेरा देवदार का बूटा है, ठीक है, जो मेरी ग्रेटर हिमालयस बेल्ट में पाया जाता है, ठीक। जो टेम्परेट रीजन का बूटा है, ये जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन का बूटा है चिनार। सेड्रस देवदारा मेरा टेम्परेट रीजन का बूटा है, जिसे वुड्स ऑफ द गॉड कहते हैं, ठीक है। एबिस वेबियाना भी मेरा टेम्परेट रीजन का बूटा है, ठीक है। ये वही बूटा है जिसके पास थोड़ी सी मतलब जिसके अगर पत्ते आप खा लो या जिसकी बार कर खा लो तो आपको थोड़ा नशा सा फील होगा। दैट इज इसमें थोड़े से वैसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये अपने आप में एक मेडिसिनल बूटा है और ये मेडिसिन बनाने के काम आता है। इसी का दूसरा नाम है सिल्वर फिर। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगर एबिस वेबियाना का नाम ही सिल्वर फिर है तो ऑब्वियसली या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, इसका मतलब ये दोनों ही आंसर नहीं है। सेड्रस देवदारा का तो मुझे डायरेक्टली पता है, इसको जो सेड्रस देवदारा है वो टेम्परेट रीजन में पाया जाता है और नॉर्मली जितने भी टेम्परेट रीजन के बूटे होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, जैसे सिल्वर फिर हो गया या फिर सेड्रस देवदारा लंबे होते हैं, ठीक। अब ये कह रहा है कि अब इसने दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोली, एक तो बोला किंग ऑफ ट्रीज, वैसे तो मैंने आपको आंसर बता दिया, एक बोला बोनी। बोनी का मतलब जैसे हम जो लोग हाइट में छोटे रह जाते हैं उनको हम बोना या बोनी बोलते हैं ना, वैसे ही इस पेड़ को उसी कंसेप्ट पे उसी पर्सपेक्टिव से बोनी बोला गया। बोनी मतलब छोटी हाइट का बूटा, छोटा बूटा, ठीक है ना। अब अपने आप में तो बहुत बड़ा होता है अगर हम देखें इसको, पर जब हम एक बूटे का इस बूटे के किसी और बूटे से कंपैरिजन करेंगे ये थोड़ा सा छोटा निकलता है, इसकी वजह से इसको बोनी कहते हैं। और ये जो बोनी है ये है सब ट्रॉपिकल बूटा। तो सब ट्रॉपिकल पेड़ जिसे आप बोनी कहते हो या किंग ऑफ ट्रीज कहते हो, आंसर इज चिनार। अनदर नेम इज प्लांटेनस ओरिएंटलस बिकॉज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ ट्रीज। फाइन, तो ये है हमारा क्वेश्चन 12 जिसका आंसर क्या बनता है फिर प्लांटेनस ओरिएंटलिस, जो कि चिनार का साइंटिफिक नेम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है स्टेट बर्ड ऑफ जे.एंड.के इज कॉल्ड एज। अब है ये क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट बर्ड है ये मतलब क्या है, कौन है स्टेट बर्ड जम्मू कश्मीर का। अब ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में आपको मैंने 3 क्वेश्चन करवाने हैं, इसलिए क्वेश्चन डाला है। पहले तो कि अगर आज के टाइम का देखूं तो जो मेरा स्टेट बर्ड है दैट इज खलिज फीजेंट, अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से देखूं। अगर तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि बताओ 370 टूटने से पहले जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड कौन था, द आंसर वुड बी ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि 370 टूटने के इमीडिएटली बाद जम्मू कश्मीर जब लद्दाख से अलग हो गया, क्योंकि ब्लैक नेक्ड क्रेन को एक ग्रस एंटीगोन कहते हैं, तो ये जो है लद्दाख का जो लद्दाख में ज्यादा पाया जाता था ये, तो अब ये तो रहा नहीं क्योंकि लद्दाख तो अलग हो गया जम्मू कश्मीर से। तो जैसे ही 370 टूटा तो जम्मू कश्मीर का 370 के बाद इमीडिएटली कौन सा स्टेट बर्ड बना, आंसर वुड बी कश्मीरी फ्लाई कैचर। फिर कश्मीरी फ्लाई कैचर के बाद अब रिसेंटली किसे बनाया गया, आंसर इज खलिज फीजेंट। तो ये क्वेश्चन आपको 3 तरह से, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके 3 नाम आपको याद करने हैं कि वो कौन सा बर्ड था जो 370 टूटने से पहले था, वो कौन सा बर्ड था तो 370 के इमीडिएटली बाद था, दैट इज कश्मीरी फ्लाई कैचर, और अब रिसेंटली कौन सा, दैट इज खलिज फीजेंट। फाइन, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन बताया क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 नाम याद करने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग ऑफ वूल्स which passes through a ring comes from rare Tibetan antelope known as, okay, एंटेलोप का नाम पूछा। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा शॉल है मेरे पास जिसे हम किंग ऑफ वूल कहते हैं, ठीक है, किंग ऑफ वूल्स एक शॉल का नाम है, ठीक। इसी किंग ऑफ वूल को हम रिंग शॉल भी कहते हैं, ठीक है। रिंग शॉल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये पूरा का पूरा जो शॉल है वो एक रिंग से पास हो जाता है, पूरा का पूरा शॉल जो है वो एक रिंग से पास हो जाता है, इसलिए इसको रिंग शॉल कहा जाता है। तो रिंग शॉल या फिर किंग ऑफ वूल्स जो है ये कौन सी एंटेलोप से लिया जाता है, मतलब किसकी खाल से ये शॉल बनता है, आंसर वुड बी चिरू। देखो केल गोट जो है, शायद मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ केल गोट के बारे में। सो जो केल गोट है वो पश्मीना शाल के लिए फेमस है, इसी को छंगथंगी गोट भी कहते हैं, और वो रीजन का नाम ही छंगथंग है, छंगथंगी गोट, जिससे वर्ल्ड फेमस जो शॉल है हमारा पश्मीना वो बनाया जाता है, दैट इज फ्रॉम केल गोट। उसके बाद चिरू जो है वो है मेरा रिंग शॉल जिससे बनाया जाता है, जिसे हम किंग ऑफ वूल्स भी कहते हैं। मेरिनो वो है जिससे हम लोकल शॉल्स को बनाते हैं, जैसे रफल हो गया, ठीक है, रफल शॉल हो गया, उसमें हम किसको यूज करते हैं, मेरिनो शीप के वूल को यूज करते हैं। चिरू शीप के वूल को यूज करते हैं हम
रिंग शॉल के लिए, और केल कोट को यूज करते हैं हम पश्मीना शॉल के लिए। तो देयरफॉर योर आंसर वुड बी चिरू। ओके, अगर आपको पश्मीने का आंसर पूछते हैं केल कोट, अगर आपको रफल का आंसर पूछते हैं आंसर वुड बी मैरिनो। तो इस तरह से तीनों आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर करवा दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।